एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे एथिकल कल्चर एंड रिलेशनशिप्स डे 7 बिजनेस एथिक्स 15 डे सीरीज के अंदर। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे एथिकल इश्यूज इन मार्केटिंग एंड एथिकल इश्यूज इन प्रोफेशंस। अकाउंटिंग प्रोफेशंस के अंदर कौन कौन से इश्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से धन्यवाद। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एथिकल कल्चर्स एंड रिलेशनशिप्स। The cultures of a company influence the moral judgments of employees and stakeholders. Companies that work to create a stronger ethical culture motivate everyone to speak and act with honesty and integrity. कल्चर हमें क्या बताता है, हमें जब बताता है कि क्या हमारे सही चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हमें चीज़ें करनी चाहिए, किस तरीके से हमारा जो काम हम कर रहे हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कल्चर ये बताता है कि जब हम कोई भी नया काम करते हैं तो हमें गणपति बापा का नाम लेना चाहिए। तो उसी तरीके से कल्चर्स हमें बताते हैं कि हमें होनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ हमें अपना जो काम है वो करना चाहिए। इसके बाद वेज टू क्रिएट एन एथिकल कल्चर। हम किस तरीके से जो अपना एथिकल कल्चर है उसको क्रिएट कर सकते हैं। Communicating ethical expectations, there should be a well-defined code of conduct which drives rules about how employees should interact with each other, interact with customers, as well as what is and it is not acceptable behavior in the workplace. हमें ये बताता है कि हमें किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए। एथिकल जो कल्चर हमें वो बताता है कि हमें किस तरीके से हम लोगों को कम्युनिकेट करें, मतलब किस वे में हम उन्हें कम्युनिकेट करें, हमें अच्छे से उनसे बात करनी चाहिए, किस तरीके से हम कस्टमर्स के साथ बात करें, किस तरीके से हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ हमें इंटरेक्ट करना चाहिए, क्या हमें मतलब वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम उनसे कितनी नॉर्मल वे में बात करें। मतलब हमें वो बताते हैं कि मतलब देखो, किसी भी बंदे की कोई भी सिचुएशन किसी टाइम पे हो सकती है। हमें किसी टाइम एक टाइम पे उसको बंदे को देखते ही हमें उस बंदे को जज नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम पे वो क्या पता किस वे में हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, बट हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो हमें जो हमारे एथिक्स है वो बताते हैं। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, टॉप मैनेजमेंट एज अ रोल मॉडल। हमारी टॉप मैनेजमेंट होती है वो हमारे लिए रोल मॉडल होती है। जो जिस तरीके से हमारी जो टॉप मैनेजमेंट काम करती है उसी तरीके से हमें जो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे ये नहीं बोलते बड़ों का इम्पैक्ट छोटों पे पड़ता है, हमेशा यही बोला जाता है कि जैसे बड़े जो हैं वो काम करेंगे उसी तरीके से हमारे छोटे काम करेंगे, उससे जो हमारे और भी छोटे हैं वो उसी तरीके से काम करेंगे। तो बड़ों से ही हम सीखते हैं। उसी तरीके से जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो रोल मॉडल होती है। जो उनके नीचे जो काम करते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो उन्हीं से सीखते हैं कि अगर वो केयरलेस होंगे तो जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी केयरलेस होंगे। अगर वो स्ट्रिक्ट तरीके से अपना जो सारा काम कर रहे होंगे तो वो लोग भी अपना जो सारा काम है वो करेंगे। द एक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। जो एक्शन, जो मेजर, जो हमारी टॉप मैनेजमेंट जो एक्शन लेगी वो हमारा मेजर इम्पैक्ट डालेगा हमारी जो नीचे की जो भी लेवल की मैनेजमेंट होती है उसके ऊपर। हमारा पॉइंट है प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। उनको बिल्कुल प्रॉपरली ट्रेनिंग्स दी जाए कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से उन्हें काम करना है। आफ्टर सेलेक्टिंग अ प्लेसमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू पर द वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनको प्रॉपरली बोला जाता है कि भाई आपको किस तरीके से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, क्या उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, किस तरीके से उनकी स्किल्स को डेवलप करना है, वो सारी चीज़ें वो प्लान की जाती हैं। मतलब प्लेसमेंट होने के बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके का आपको बिहेवियर रखना है, कितनी पोलाइटली आपको जो भी हमारे वर्कर्स आएंगे, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ आएंगे, जो भी हमारे कस्टमर्स आएंगे, उनकी किस तरीके से उनसे बात करनी है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। Positive reinforcement is the behavioral technique which is proven to increase desired behavior to employees. ये क्या करता है, इंक्रीज करता है डिज़ायर और बिहेवियर। मतलब वो अपना जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा रखे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, उस चीज़ को बताता है। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, फीडबैक मैकेनिज्म। द ऑर्गेनाइजेशंस नीड्स टू प्रोवाइड फॉर्मल मैकेनिज्म so that employees can discuss ethical dilemmas and reports unethical behavior without fear of इसके अंदर क्या है कि अपना उनको एक राइट होता है, राइट टू फीडबैक। मतलब उनके पास राइट है एम्प्लॉयज़ के पास कि वो अपना जो भी फीडबैक होता है वो उनको प्रोवाइड करवा पाएँ। जो भी उनकी मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, उनको सारा फीडबैक दे पाएँ कि उनको क्या लगता है, क्या उनको चेंजमेंट चाहिए है, क्या उनको ये लगता है कि ये चीज़ों के अंदर चेंजमेंट होने चाहिए, वो सारी चीज़ें वो उनको बता पाएँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ एथिकल डिसीजन। एथिकल डिसीजन का मतलब क्या होगा। एथिकल डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशंस एंड चूजिंग
among alternative in a manner consist with the ethical principles. In making ethical decision, it is necessary to pursue and eliminate unethical options and select the best ethical alternative. एथिकल डिसीजंस का मतलब क्या होता है? एथिकल डिसीजंस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम इवेलुएट करते हैं, चूज करते हैं हमारा जो बेस्ट अल्टरनेट होता है, अल्टरनेटिव्स अमंग वेरियस, बहुत से अल्टरनेटिव्स के अंदर से, कि हमें अपने जो कौन से प्रिंसिपल्स, मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमें कौन सा बिहेवियर रखना है, किस टाइप का बिहेवियर रखना है, किस तरीके से हमें काम करना है, वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों का डिसीजन लेना, उसको बोलते हैं एथिकल डिसीजन। प्रोसेस क्या होगी एथिकल डिसीजंस की? प्रोसेस ऑफ एथिकल डिसीजंस, सबसे पहले क्या करेंगे? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। सम इंटेलेक्चुअल एनालाइज हैज हैपेंड फॉर लीडर्स ट्रूलर अंडरस्टैंड्स वेयर दे नीड टू ब्रिंग एन एथिकल प्रिंसिपल्स। मतलब उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, क्या उनको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या मतलब उनको गलत लग रहा है, उनकी मतलब उनकी मेंटलिटी भी तो हमें जाननी चाहिए। हर एक बंदे की अलग अलग थिंकिंग होती है, तो हमें उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग भी बातें सुननी चाहिए, हर एक इंसान की सुननी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उसको डिफाइन करें, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। बाद सेकंड पॉइंट है सीकिंग आउट रिसोर्सेज टू फेयरली इवेलुएट द प्रॉब्लम ऑर्गेनाइज सीक आउट ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट नीड टू गेन क्लियरिटी फ्रॉम अदर रिसोर्सेज व्हेन क्रिएटिंग ए स्ट्रेटेजी टू टैकल द इशू। उनको कोई भी जो इशू आ रहा है उसके अंदर से हमें मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने पहले इवेलुएट किया क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद जो भी रिसोर्सेज की उन्हें नीड हो रही है, जो भी उनको ज़रूरत हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट के अंदर मतलब उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवा रही है मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो वो बता रहे हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो रिसोर्सेज उनको वो प्रोवाइड करवाए। इसके बाद है थर्ड पॉइंट गैदरिंग ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बारे में फिर जो रिसोर्सेज मिले उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करें। बिफोर टेकिंग एक्शंस इट इज़ गुड आइडिया टू टेक श्योर that you have gathered all the pertinent informations and that all potential source of informations have been consolidated। इसके अंदर क्या consolidated? इसके अंदर क्या सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करें, उसको निकालें। इसके बाद है ब्रेन स्टॉर्म्स अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशंस, स्टॉर्मिंग्स अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन, स्टे ओपन टू ए न्यू एंड डिफरेंट आइडियाज़। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ओपन रहें और नए डिफरेंट आइडियाज़ को लेने के लिए और नए डिफरेंट आइडियाज़ को चूज़ करने के लिए। देन इवेलुएटिंग द शॉर्ट लिस्टेड अल्टरनेटिव, जो हमने शॉर्ट लिस्ट, जो भी हमारे अल्टरनेटिव्स थे उसके अंदर से जो भी हमने बेस्ट अल्टरनेटिव शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनको इवेलुएट करें। डाइव इनटू योर लिस्ट एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस एंड कंसीडर ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव consequences टू ईच टेकिंग ईच एक्शन। जो भी हम एक्शन ले रहे हैं मतलब उसके अंदर हम कभी भी कोई भी काम करते हैं तो उस चीज़ के अंदर हमें एक अच्छी चीज़ सोच के एक बुरी चीज़ भी सोचनी चाहिए कि मान लीजिए ये नहीं हुआ तो एक हमें मतलब ऐसा सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। ये नहीं है कि हम वो चीज़ वो ख़त्म ही हो जाएगी, नहीं, वो नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि यही चाहिए मुझे, यही होना चाहिए। बट हाँ भाई, आपकी ये मेंटलिटी होनी चाहिए कि हाँ हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बट ऐसा भी नहीं हो कि आप अगर वो नहीं मिला तो आप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं, चाहे वो किसी भी चीज़ के अंदर लगा लो। इस चीज़ के लिए मैं मतलब वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर भी मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। मुझे किसी ने बताया था, एक लड़का था, वो मतलब बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा था इसकी, जो एग्ज़ाम होता है ना यूपीएससी की, कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, शायद वो यूपीएससी की, पता नहीं नीट की किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है। बट वो कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और उसके पेरेंट्स दोनों ही गवर्नमेंट जॉब पे थे, दोनों ही बाहर मतलब वेल सेटल थे। लेकिन क्या हुआ, वो लड़का मतलब उसने जब उसमें 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, तो पहले एग्ज़ाम जब उसने दिया तो उसने प्री क्लियर कर दिया, पोस्ट क्लियर कर दिया, उसका जो आगे का एग्ज़ाम था वो रह गया। देन उसने सेकंड टाइम जो एग्ज़ाम दिया तब भी उसने प्री क्लियर कर दिया, पोस्ट क्लियर कर दिया, उसका जो नेक्स्ट फाइनल एग्ज़ाम होता है वो फिर से रह गया। उसके बाद उसने थर्ड टाइम एग्ज़ाम दिया तो उससे प्री ही क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मतलब वो बहुत ही, जैसे कि और बच्चे तो हॉस्टल के अंदर 4-4, एक रूम के अंदर 4-4 बच्चे रहते थे, बट वो इतना मतलब उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी, तो ये एक पूरी मतलब जो रूम होता है वो पूरा उसी का था, पूरा मतलब उसको हॉल वगैरह सब कुछ मिला हुआ था। तो मतलब वो चीज़ों को फेंकने लग गया वहाँ पे। फेंकने के बाद वार्डन ने उनको कॉल किया, वार्डन ने कॉल करने के बाद उनको बोला गया कि उनके पेरेंट्स को बोला गया कि आप यहाँ आ जाइए, आपका बच्चा मतलब बिल्कुल चीज़ों को फेंक रहा है। उसके पेरेंट्स ने उन्हें बोला कि हम सिर्फ 4 घंटे में हम यहाँ पहुँच जाएंगे। वो प्राइवेट उनके पास जेट था और वो वहाँ लेके आ गए विदिन 4 आवर। जब वो वहाँ पहुँचे
उस बच्चे ने मतलब अपने जो बाल वाल मतलब बिल्कुल बाल उखाड़ लिए और मतलब बिल्कुल पागल हो गया, उसका मतलब कुछ भी नहीं रहा। वो बिल्कुल इस तरीके से हो गया कि मतलब उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं रहा था। तो कभी भी इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए हमें कि अगर ये नहीं हुआ तो हमारे लिए फिर ज़िंदगी ख़त्म है, कुछ भी नहीं है। और वो अपने पेरेंट्स के एक ही था। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि हम उस चीज़ को मतलब ये मान लें कि हाँ बस ये है, चाहे वो किसी भी चीज़ के अंदर है, चाहे वो आपकी जॉब के अंदर है, चाहे रिलेशनशिप के अंदर है कोई भी। बट ऐसा नहीं है कि एक इंसान के जाने से या एक चीज़ को जाने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली है तो भगवान ने आपके लिए कुछ ना कुछ और अच्छा ही सोच रखा होगा, तभी आपको वो नहीं मिला। उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बट फिर भी उस टाइम पे तो आपको बुरा लगेगा, बट आप जब आगे जाओगे, अगर आगे आपकी लाइफ गुजरेगी तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे साथ अच्छा हुआ, जो होना था वो सही हुआ, उस टाइम पे जो होना था वो सही हुआ। तो दैट्स वाई हमें हर एक चीज़ को मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमने जो सोचा है, जो होना है वही होना चाहिए, उसके अलावा हम किसी भी चीज़ को नहीं लेंगे। नहीं, हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन हमारे हमेशा होना चाहिए हमारे माइंड के अंदर। हम किसी को नहीं बताते, मत बताओ किसी को कि हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन है, बट अपने माइंड के अंदर एक सेट रखो। फॉर एग्जांपल हम अपना 100% देंगे उस चीज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल फिर भी किसी ना किसी चांस के अकॉर्डिंग, किसी ना किसी कांड के अकॉर्डिंग वो नहीं होता है, तो कोई बात नहीं। हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, वो तो हमारा डेफिनेटली होगा ही होगा। तो दैट्स वाई तो हम फिर से अपना जो टॉपिक है उस पर आते हैं। तो हमारा पॉइंट है मेकिंग डिसीजंस आफ्टर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन एंड कंसल्टिंग others. It is time for the final decision since the choice will be likely impact many it। फिर हम जो हमारा फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या डिसीजन होगा, सारे अल्टरनेटिव्स को देख के, जो बेस्ट अल्टरनेटिव हैं जो हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनको देख के हमारा जो फाइनल डिसीजन वो हम देंगे। And it is a good idea to create a proposals outlining who you choose the route and what alternatives you consider। ट्रांसपेरेंसी इसकी वो ट्रांसपेरेंसी हमारी की होती है, जो आपने अल्टरनेटिव यूज किया है वो सब उनको बताएं। सेवंथ एंड लास्ट पॉइंट है हमारा इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, जो हमने डिसीजन लिया है उसको इम्प्लीमेंट करें। दिस इज वेयर द टॉक मीट actions। it is easy to people to reach and create solutions to problems, but when declining with morality and ethics। हमारी जो भी सॉरी भाई, थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, अभी थोड़े से मैंने फास्ट किए थे जब नवरात्रि के, तो उसमें थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम हो गई है। पानी वगैरह मैं नहीं पीती हूँ, इसलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना आप लोग। जो हमारा जो प्लान हमने सेट किया है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे किस तरीके से, हमारी मोरलिटी के थ्रू, एथिक्स को फॉलो करते हुए। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल टॉपिक हमारी यूनिट सेकंड का। इसके बाद हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। एथिकल लीडरशिप। Ethics must be being at the top of an organization. It is leadership to issues and chief executive must set the examples. Every leader will make ethical decisions where other are not, then acknowledgement them at the time। एथिकल लीडरशिप के अंदर क्या आएगा, एथिक्स मस्ट बी बीइंग इन टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एथिक्स हमारी टॉप मैनेजमेंट फॉलो करवाती है। लीडरशिप इशू आता है हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स के बीच में, एग्जाम्पल देते हैं वो हमें काम करना चाहिए, कौन से हमारे मतलब वो ये होता है कि उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जो हमसे और बड़े होते हैं, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है हर एक चीज़ की। नेक्स्ट हमारा है ट्रैक्स ऑफ एथिकल लीडर्स। देयर आर द सम बेसिक एलिमेंट्स दैट आर फेयरली कंसिस्ट अमंग एथिकल लीडर्स। एथिकल लीडर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, डिग्निटी एंड रिस्पेक्टफुलनेस। रिस्पेक्टफुलनेस द फॉलोअर्स implies listening of effectively to them, being opportunity to them as well as being liberals in hearing positive व्यू पॉइंट्स। मतलब कि हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए हर एक बंदे की, और जो भी पॉजिटिव व्यू पॉइंट्स होते हैं उनको देखना चाहिए। कभी भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में भी, किसी भी चीज़ के बारे में भी हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारा जो एटीट्यूड है वो हमें अपना जो भी एटीट्यूड होता है उसको पॉजिटिव वे में रखना चाहिए हमेशा। कोई भी बंदा गलत नहीं होता है उनकी, मतलब देखो हम सब इंसान हैं, हमारी मतलब ये होता है कि सिर्फ हमारा जो एटीट्यूड है वो हमें ऊपर नीचे करता रहता है, बट हमें अपना जो एटीट्यूड है, हमारा जो व्यू पॉइंट हमेशा वो हमें पॉजिटिव रखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हमारा लीडिंग्स बाय एग्जांपल्स। मतलब जो हमारे लीडर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि हमें लीड किया जाए, कि हमें एग्जांपल दी जाए लोगों के ऊपर, लोग जो लोग हैं उनके ऊपर हमारा एग्जांपल सेट हो। एथिकल लीडर्स शुड हैव द सेम एक्सपेक्टेशंस फॉर देमसेल्फ एज फॉर दोज दैट वर्क फॉर देम। जो उनके लिए वर्क करते हैं उनके लिए आप एग्जाम्पल सेट हो। इसके बाद जस्टिस। एथिकल लीडर्स इज ए फेयर एंड जस्ट
एंड एथिकल लीडर्स मस्ट ट्रैक ऑल दीज फॉलोअर्स इक्वली। वो मतलब जस्टिस से काम करें, जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको जस्टिस प्रोवाइड करवाएं। ये नहीं है हर एक जो एम्प्लॉयज़ है वो सब उनके लिए इक्वल होने चाहिए, इक्वली उनको ट्रीट करना चाहिए। बाद फोर्थ पॉइंट है वैल्यू ड्राइवन डिसीजन मेकिंग एंड एथिकल लीडरशिप। ऑल डिसीजंस आर फर्स्ट चेक टू एंश्योर दैट दे आर एन अकॉर्डेंस विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू जो ड्राइव हो रही हैं वो सारी मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप के अकॉर्डिंगली चेक होनी चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपने डिसीजन लिया है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है विलिंग टू इवोल्व। उसको इवोल्व करें। गुड लीडर्स नीड्स टू एबल्स to evolve and adopt to change that are sure to come in business world। सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करें। गुड लीडर की क्या नीड होती है कि उनको अडॉप्ट करें उन सारी चीज़ों को, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, सारे एथिक्स हैं, एंड चेंज करें अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस वर्ल्ड। जो उनका बिजनेस वर्ल्ड है अकॉर्डिंग टू, मतलब ये नहीं बोलते हैं जो जैसी जगह होती है, जैसा देश वैसा भेष, जैसी जगह होती है उसके अकॉर्डिंगली हमें ढल जाना चाहिए उसके अंदर। इसके बाद है सेल्फ अवेयरनेस। जो हमारे लीडर्स होते हैं उनको अवेयर रहना चाहिए। विल दिस इज अ मोर अनेबल फोकस इज स्किल। सेल्फ अवेयरनेस इज अ परमानेंट फॉर लीडरशिप। मतलब कि उसको खुद को अवेयर रहना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं, क्या हमारे बिजनेस के अंदर नया होना चाहिए, वो अवेयर रहें हर एक चीज़ के बारे में। इसी के साथ हमारी जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट हो गई है। कि हमारी वीडियो के अंदर हमने किया एथिकल कल्चर्स एंड रिलेशनशिप्स, एथिकल डिसीजंस मेकिंग एंड एथिकल लीडरशिप। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आपको पता ही है क्या करना है। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं डे 8 के अंदर, यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।